कि वेतन, पेंशन और ब्याज का जो भुगतान होता है, यानी जो लोन हम लेते हैं ब्याज का भुगतान करते हैं, इसको प्रतिबद्ध व्यय, कमिटेड एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब ये जो चीजें, मैं बार बार इस बात को इसलिए फिर पूछ रहा हूं जो मैंने नीरज जी से भी पूछा, एक बारगी मैं मान लेता हूं कि ऐसा कई बार होता है कि सरकार जो बजट पेश करती है और फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, आपको 6 महीने 8 महीने बाद जाकर लगता है कि भाई हमारी कुछ योजना बढ़ रही है, हम कुछ बड़ा और प्रोजेक्ट कर रहे हैं बिहार के लिए या प्रदेश के लिए, कोई और बड़ी चीज कर रहे हैं, तो आप अनुपूरक बजट लाते हैं और अपने बजट का आकार और बड़ा करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। ये कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई कि 2 महीने के भीतर आपको लगा कि हमारे पास बजट के लिए पैसा ही नहीं है? जो चीजें आपकी प्रतिबद्ध खर्च में आता है, यानी आपको वो करना ही है, वेतन हो, पेंशन हो, उसके लिए भी आपको इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल, कंटिंजेंसी जिसको फंड कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ा। अभिषेक जी, सबसे पहले नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और मैं सोचता हूँ कि ये जो डिबेट हो रहा है, ये डिबेट तेजस्वी यादव जी के ट्वीट पे डिबेट हो रहा है, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है तेजस्वी यादव जी के पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव इस डिबेट का हिस्सा नहीं है। ये अफसोसजनक है। और ये बताता है कि वो हैं, उनका नाम भी आया था, मुझे लगता है शायद किसी वजह से वो जाम में फंसे हैं या पता नहीं, वो लेकिन है, उनका नाम है उसमें। चलिए ठीक है, तो मैं ये बता दूं कि तेजस्वी यादव जी ने जो बिहार को दिवालिया जैसे शब्दों से नवाजा है, यह बिहार और बिहारियों के लिए गाली के बराबर है। मैं पिछले विधानसभा सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में पेश बजट के आधार पर कह सकता हूँ कि बिहार इस बार अब तक के सबसे अधिक बजट साइज के साथ अपना बजट पेश किया है। और इतना ही नहीं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसको आप पेंशन कर रहे हैं बार बार, वेतन और पेंशन एक अलग विषय हो सकता है, ये पेंशन सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत चल रही है, और इस पेंशन में केंद्रांश और लाभांश दोनों होते हैं। और आपने देखा होगा कि बिहार सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 400 की जगह 1100 पेंशन देने का काम किया, और बिहार सरकार ने अपने बजट में इस चीज के लिए पैसे का इंतजाम भी किया है। अगर तेजस्वी यादव जी बजट बुक को पढ़ लिए होते तो शायद उन्हें ये परेशानी झेलनी नहीं होती, वो गलत बयान नहीं दे रहे होते। मैं एक आंकड़े के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार सरकार ने बजट में ये राशि सुरक्षित की है 13,202 करोड़ रुपया, जो सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं के लिए की गई है, जो समाज कल्याण विभाग के अंदर की गई है, और समाज कल्याण विभाग ही इस प्रकार के पेंशन का भुगतान करती रही है। अब आते हैं कि ये नौबत क्यों आया कि हमें कंटीजेंसी फंड लेना पड़ा। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अब SNA स्पर्श का दौर चल रहा है, अब CFMS का दौर चल रहा है, जिसमें हर क्वार्टर के लिए एक लॉकिंग पीरियड डिफाइन किया गया है, और ये लॉकिंग पीरियड सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए डिफाइन किया गया है। जिस लॉकिंग पीरियड में ये स्पष्ट होता है कि इस क्वार्टर का फंड आप अगले क्वार्टर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कैबिनेट के निर्णय को, कैबिनेट में स्पष्ट लिखा गया है कि मई, जून और जुलाई 3 महीने के लिए फंड का अरेंजमेंट किया गया है, फंड की निकासी स्वीकृत की गई है। तो जुलाई जो है अगले फाइनेंशियल ईयर का हिस्सा होता है, अगले क्वार्टर का हिस्सा होता है, माफ करेंगे, अगले क्वार्टर का हिस्सा होता है। इन सारे टेक्नोलॉजीज को दूर करने के लिए एडहॉक बेस पे कंटीजेंसी फंड का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपकी टेक्निकलिटी पर ही आता हूँ किशोर कुणाल जी, आप ही ने जो शब्द बोले मैं उसी टेक्निकलिटी पे आता हूं कि इस फाइनेंशियल क्वार्टर का फंड अगले फाइनेंशियल क्वार्टर में इस्तेमाल नहीं होगा। आपने इसी फाइनेंशियल क्वार्टर जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 30 जून को कंप्लीट होगा, उसी के पेंशन के लिए आपने ये राशि निकाली है। तो फिर इस फाइनेंशियल क्वार्टर का फंड गया कहां? नहीं, अगर आप कैबिनेट नोट को देखेंगे तो उसमें 3 महीने का जिक्र है, जिससे मई, जून और जुलाई, ठीक है, 3 महीने के लिए अग्रिम राशि की बात की गई है। जुलाई चूंकि आ गया है, जुलाई का फंड भी हम लोग अरेंज करके डाल दिए हैं, ताकि अगला जो सेशन होगा बजट का, अगला जो विधानसभा का सेशन होगा जुलाई के सेकेंड हाफ में होना है, और हमने तय किया है कि 10 जुलाई तक सभी को पेंशन की राशि पहुंच जानी चाहिए। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि चूंकि जुलाई मानसून का वक्त होता है, और 94 लाख लोग जो कहीं ना कहीं वृद्ध हैं, कहीं ना कहीं विधवा हैं, या कहीं ना कहीं विकलांग हैं, जिनको ये कुणाल जी, अभी भी मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ये जो आप जो योजनाओं के तहत जो खर्च होना है, आप उस राशि की बात कर रहे हैं। कंटिजेंसी फंड में जो पैसा रखा हुआ है, उसको कहाँ इस क्वार्टर और उस क्वार्टर से मतलब है कि आप उसको निकाल कर ले आए क्या? अगले क्वार्टर में वो पैसा नहीं जाएगा क्या? मतलब कंटिजेंसी फंड का भी इस्तेमाल कर लेना है इसी क्वार्टर में, ये कहाँ लिखा हुआ है?
CSS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत हाँ हमें राज्यांश देने के लिए इमीडिएट फंड की जरूरत होती है, हाँ जिसके लिए बजट का इंतजार करना कहीं ना कहीं डिले दिखा सकता है, क्योंकि अभी जो SNA स्पष्ट चल रहा है, SNA स्पष्ट कहता है कि केंद्र को अपनी राशि और राज्य को अपनी राशि एट ए टाइम एक कंसोलिडेटेड अमाउंट रखना पड़ेगा। आप तो फिर वो भी नहीं मान रहे हैं ना, को- आप तो ये भी नहीं मान रहे खुलकर। आप ये भी मान लीजिए कि हमें केंद्र से राशि नहीं मिल रही है, वो भी आप खुलकर कह दीजिए ना कि केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए मजबूरी हो गई। नहीं, ये कहना गलत होगा। नहीं, कल भी ये बात निश्चित चर्चा हुई थी राशि- कि केंद्र से पैसा नहीं मिला है। सम्राट चौधरी मांग भी रहे कि 18,000 करोड़ रुपए जो है वो दे दीजिए हमें तुरंत। देखिए, 18,000 करोड़ अलग अलग मद में मांगा जा रहा है, वो मांगना विकास के मद में मांगा जा रहा है और मांगना जायज भी है, लेकिन ये कहना कि केंद्र ने हमें राशि नहीं दी, अब व्यवस्था बदल गया है और आम जन को इस बात को समझना होगा, और खासकर हमारे नेता प्रतिपक्ष को तो इसके लिए कम से कम एक अलग से ट्यूशन लेनी होगी। चलिए ठीक है, मैं ये जरूर चाहूंगा ना कि इस डिबेट के दौरान ना आप लोग तेजस्वी यादव का सोशल मीडिया जो पोस्ट है उसको जरूर अपने मोबाइल पे निकाल कर रखिएगा, क्योंकि मैं उस पर चर्चा करूंगा। मुझे भाई जाहिर तौर पर पढ़कर सबको लग रहा है कि बहुत कड़वा, बहुत कड़े शब्द हैं, बहुत तीखे शब्द हैं। आखिर इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया, बहुत कुछ तेजस्वी यादव ने उसमें बोला। खैर, मैं एक बार उत्पल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्पल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उससे पहले मैं डॉक्टर संजय के पास एक बार चलता हूं। डॉक्टर संजय, बताइए, ये जो बहस चल रही है ये बहुत तीखी हो चुकी है कि भाई आखिर पिछले 2-3 महीने 4 महीने से जो चर्चा हो रही थी वो आखिर विपक्ष ने इस बात को इतना गंभीर मुद्दा